हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंक्रीमेंट एकेडमी। ठीक है, पिछला टॉपिक अपन ने क्या पढ़े थे? पिछला टॉपिक में मैंने बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन, प्लस आपको बताया था कि मैं एटम पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद पढ़ना अपने को कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखना है अपने को बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो और उसको एलाबरेट करना है और आगे जाना है। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, बहुत 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 आगे जाना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप यहीं से पूरा देखें, नहीं तो यहीं से छोड़ दें। ठीक है, और यहाँ से छोड़ देंगे तो आगे कुछ नहीं समझेगा, तो आगे का भी छोड़ देंगे। ठीक है, देखना है तो पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है, अब चालू करते हैं अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट देखते हैं अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब देखते स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कोई भी एटम तीन चीजों से बना रहता है। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितनी चीजें मान लो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अपन सब क्या है कि अपन सबको क्या होना है? अट्रैक्शन। ठीक है, कोई ना कोई अट्रैक्ट करने वाला होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन देखो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जैसे लड़का लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब दोनों एक में को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे है प्रोटॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? दोनों एक में को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो भी प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो ऐसे आके ऐसे चिपक जाएगा। बट अब इस पे डिपेंड करता है कि इसमें कितना पावर है कि इसको खींच सके। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहता है और प्रोटॉन यहीं पे रहता है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता दूसरी तरफ, बिकॉज इसको कौन बाउंड करके, इसको कौन पकड़ के है? प्रोटॉन पकड़ के। ठीक है, ना ये इसके पास में आ सकता है क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी इसको खींच ले, ना ये दूर जा सकता है क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं कि ये दूर जाए। ये दूर भी जाता है। ठीक है, यहाँ से निकलता भी है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप वो 11th-12th में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, बट अपने को देखना है कि अभी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कंडीशन में आके फंस गया है कि ये प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर इतना भी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ पे आ जाए, और इतना भी ज्यादा नहीं लूज कर रहा है कि ये बाहर चले जाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, है ना? एक लड़की एक गार्डन में बैठी है, लड़का देख रहा है। ठीक है, और लड़की को अच्छा नहीं लग रहा कि लड़का देख रहा है, लड़की को अच्छा नहीं लग रहा कि लड़की देख रही, तो ये लड़का क्या करेगा भाई? क्या करेगा? ये गार्डन के गोल गोल चक्कर मारेगा, है ना? वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन के विचार, ना इधर आ सकता, लड़की के जूते खा लेगा, ना दूर जा सकता। ठीक है, तो ऐसे गोल गोल घूमेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सर रिवॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है? ये गार्डन के अराउंड। मैंने क्या बोला? गार्डन बोला था, लड़की गार्डन में बैठी है। ठीक है, ना ये गार्डन के अंदर आ सकता है, ना गार्डन को छोड़ के जा सकता है। तो ये जो गार्डन की बाउंड्री है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, गार्डन के अंदर लड़की बैठी है, लड़का बाहर चक्कर मार रहा है। ठीक है, तो वो गार्डन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? लड़की यानी प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन है तो लड़की अकेली रहेगी क्या? गार्डन में और बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये है अपना न्यूट्रॉन, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं रहता है, नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो ये रहेगा तुम्हारा, ये क्या हो गया? यहाँ पे कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस, और कौन रहता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है? ना लड़का ना लड़की, मतलब ना
ना ना पॉजिटिव ना निगेटिव, उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता। ये मान लीजिए लड़की है, ये मान लीजिए लड़का, और ये ना लड़की है ना लड़का है, नो चार्ज। ठीक है, बताऊंगा आपको कौन रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या हुआ, नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभी ये कितने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, प्रोटॉन कितने रहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी लड़का है ये किसके चक्कर मार रहा है, गार्डन के, गार्डन मतलब न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, गार्डन के अंदर कौन है, लड़की यानी प्रोटॉन, साथ में अकेले रहेंगे क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये गार्डन में दो लड़कियां हैं, मतलब दो प्रोटॉन हैं। अब दो लड़कियों को देखने कितने लड़के आएंगे, दो लड़के आएंगे ना, कि एक ही लड़का दोनों को देखेगा, ऐसा तो नहीं होता। देखते हैं कुछ कुछ तुम जैसे हरामी लोग, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दो लड़कियां हैं, तो दो लड़कियों को देखने कितने लड़के आएंगे, दो। तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन है, अब ऐसा तो नहीं गार्डन में कि एक ही न्यूट्रॉन रहेगा, नहीं, जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन भी रहेंगे, समझ गए। अब होता क्या है, देखो धीरे धीरे कि एक और लड़की गार्डन में आ गई, मतलब एक और प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ गया। तो जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन रहेंगे। अब तीन लड़कियां हैं तो तीन लड़के रहेंगे। अब दो लड़के ऑलरेडी इसके चक्कर मार रहे हैं, अब तीसरी लड़की को देखने तीसरा लड़का आ गया, तो ये क्या कर लेंगे भाई कि ये बोल देंगे नहीं, हम यहाँ पे पहले से घूम रहे हैं, तू काहे के लिए बीच में आ रहा, ऐसे ही होगा ना। तो ये बेचारा तीसरा वाला जो ये लड़की को देखने आया था, ये इसके बाहर राउंड मारेगा, ठीक है, समझ गए, ये इसके बाहर राउंड मारेगा। अब ऐसा हुआ कि और यहाँ पे क्या होते जाएंगे, गार्डन में लड़कियां बढ़ती जाएंगी, और तुम जैसे हरामी लोग पैदा होते जाएंगे, और इसके आजू बाजू घूमती जाएंगे, ठीक है। तो वही है, अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब समझ गए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ठीक है, तो आप देखो कि इतना समझ गए आप कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बट इसमें एक चीज ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो लड़के घूम रहे हैं, ये भी तो कोई सिस्टमेटिक मैनर में घूम रहे हैं ना, ये बाउंड्री पे घूम रहे हैं। ये बाउंड्री को नाम दिया गया है ऑर्बिट, क्या दिया गया है, ऑर्बिट या फिर शेल, ठीक है, ऑर्बिट या फिर शेल। अब मैंने बोला कि आप सिर्फ दो ही लड़के यानी दो ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ओके। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई ऑर्बिट की, 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो चले जाएगा दूसरे ऑर्बिट में, यानी दूसरे शेल में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। अभी आपने अल्फाबेट पढ़े होंगे, ABCDEFGH IJK, तो ये कौन सा शेल बोला जाता है, इसको के शेल। के के बाद कौन क्या आता है, ये एल शेल। इसके बाद और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इसको बोलते हैं एन शेल, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कौन से शेल में, ठीक है, इसको एल शेल बोलते हैं, इसको एम शेल बोलते हैं, या फिर सेकंड ऑर्बिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं या फिर थर्ड ऑर्बिट। अब अपन देखते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओके। समझ गए क्या, प्रोटॉन इज ऑलवेज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन, ओके। इतना समझ गए हैं। तो अभी देखते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब हर एक ऑर्बिट की एक अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसमें कौन रहेगा, प्रोटॉन,
ये मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट या फिर के शेल, ठीक है। ये है सेकंड ऑर्बिट यानी एल शेल, के एल एम एन ओ पी ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए सेकंड ऑर्बिट। इसके बाद आएगा आपका थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट, उसको बोलते के एल एम शेल। इसके बाद एन शेल है, ओके। तो हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता है, पर अपने कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके पास ये ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, पर 2 के नीचे रह सकते, 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कि अब कंफ्यूजन ये है सर हमको कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पर कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये तो नहीं पता हमको, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में यानी ये ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट को ही क्या बोला जाता है, के शेल, ओके। कि फर्स्ट ऑर्बिट में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या देखना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², ओके, ये याद रखो 2n²। अब ये n क्या है भाई, तो देखो n है कि ये कौन सा ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो n की जगह आएगा 1, ओके, और उसका स्क्वायर। इतना समझ गए। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो आंसर इज 2। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं आएंगे पर इसके कम आएंगे, मतलब 2 आते हैं तो इसमें 1 भी आ सकता है, पर 2 के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। अब सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सर, तो देखते हैं सेकंड ऑर्बिट में रहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखते हैं। ये एल शेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए अपना फॉर्मूला 2n², तो n की जगह आएगा अपना 2, मतलब 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो आंसर इज 8, ओके। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सर, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर 8 के ऊपर नहीं आएंगे। अब थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, या फिर एम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है वो देखते हैं, ओके। तो 2n मतलब कितना डालना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 यानी 18। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है कि कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये फार्मूले से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ गया है कि इसमें आपको कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और कौन से ऑर्बिट में कितने उसकी कैपेसिटी रहती है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है मेरा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है मान लीजिए, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है मान लिया। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये 8 क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना है मेरा, 8, ठीक है, एटॉमिक नंबर मेरा 8 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैंने बताया आपको, ओके। देखते हैं कि ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है।
तो अभी अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है मान लीजिए। एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने रहते हैं, जितने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो उतने ही प्रोटॉन भी रहेंगे। तो 8 क्या हो गए तुम्हारे पास, प्रोटॉन है। अब 8 प्रोटॉन है तो 8 न्यूट्रॉन भी रहेंगे, ओके, 8 न्यूट्रॉन भी रहेंगे। अब 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही आ सकते, 2 के ऊपर नहीं आ सकते, तो 2 खत्म हो गए। अब बचे कितने, 8 में से 2 हो गए, बचे 6। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, अपने कितने होना 6, तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 ही होना है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 इसमें हो गए और 6 आउटर में हो गए। तो ये है ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो भाई ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा। और ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, एटम या फिर एलिमेंट, ओके। जितने एटम है उतने एलिमेंट रहते हैं, ओके। ऐसे कितने एलिमेंट रहते हैं, 118, जो मैं अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अपन ने देखा एग्जांपल, एक और लेते हैं जिससे क्लैरिफाई हो जाए आपको कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ओके। तो अभी देखते हैं सोडियम, नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम। सोडियम को ऑक्सीजन का O है तो सोडियम का SO रहेगा नहीं, ठीक है, सोडियम का Na रहता है, ओके। और Na का एटॉमिक नंबर रहता है 1, Na फॉर सोडियम, ओके। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 रहेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 रहेंगे। सबसे पहले अपन न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहेंगे, 11 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन, ओके। अब देखते हैं कि इसका कैसे आएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। सेकंड ऑर्बिट में कितने थे, 8 आते हैं, 2 और 8 10, ठीक है। तो इसमें 8 निकाल लेता हूँ मैं फट से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 और 8 कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो एक क्या होगा, ये वाले ऑर्बिट में चले जाएंगे, ओके। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना आ सकता है, 18 आ सकता है, ठीक है। 18 के ऊपर नहीं आ सकता, पर 1 तो आ सकता है, तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 चलेगा। तो होप सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बाद अपन एटॉमिक मास देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है।